हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर? तुम्हारा तो क्लियर है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर? हाँ बोलिए बेटा। हाँ, कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं? तो लास्ट में अपना चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। And if we'll talk about the organization of apical meristem, different theories were given to explain the organization of apical meristem. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहला थ्योरी जो आया दैट इज हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड जन मीन्स टू क्रिएट या जनरेट। तो टिश्यू बनाने वाला द स्ट्रक्चर इज नॉन एज हिस्टोजन and histogen are actually the part of apical meristem। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं उन्हीं को नाम दिया गया हिस्टोजन। थ्योरी वर गिवन बाय द हैंस्टिन एंड दिस theory given for root apical meristem and shoot apical meristem both। RAM root apical meristem, same shoot apical meristem, but this is applicable only for RAM। दिया तो दोनों के लिए था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द रूट एपिकल मेरिस्टेम। आपके एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 85 पर रूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है वो इनडायरेक्टली हिस्टोजन थ्योरी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इनडायरेक्टली अगर हम हिस्टोजन थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी द एपिकल मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। ये पूरा का पूरा रूट टिप, ये रूट टिप है बेटा। और यहां पर ये जो रीजन है पूरा, दिस रीजन इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज नॉन एज डर्मेटोजन। डर्मा स्किन एंड जन मतलब बनाने वाला। प्लांट का स्किन होता है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस बनाने वाला कहलाएगा डर्मेटोजन। दिस डर्मेटोजन लेटर ऑन फॉर्म द एपिडर्मिस। और ये डर्मेटोजन क्या है? फर्स्ट हिस्टोजन। और हिस्टोजन क्या? रूट एपिकल मेरिस्टेम का एक पार्ट। इनसाइड टू दिस सेकेंड पार्ट, and this part is known as peribleum, and this peribleum leads to the formation of cortex. The inner part that is known as pleroma, and pleroma form the stele। अगर हम रूट या स्टेम की बात करें तो इन रूट एंड स्टेम the body is made up of epidermis, cortex and the stele। रूट और स्टेम इनके हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टील, और स्टील और एपिडर्मिस के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। This cortex further differentiated in
हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता। हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में होता है बेटा, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो रूट में जो कॉर्टेक्स होगा इट इज मेड अप ऑफ जनरल कॉर्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस, ऑल द लेयर इनसाइड द एंडोडर्मिस इज नॉन एज स्टील। ठीक है बेटा, और इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अपना पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड द पिथ। So epidermis is formed by the dermatogen, cortex is formed by the peribleum and still is formed by the plerome। ये तीनों एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट, और ये तीनों परमानेंट टिश्यू। ये जो है ना, ये तीनों के तीनों परमानेंट टिश्यू से बने हुए हैं। क्लियर है बात यहां तक बेटा? अब दिस इज द टिप रीजन एंड हेड टू द टिप a cape like structure is present. A cape is present and this cape is known as root cape। ये रूट केप, सबसे आगे रूट केप है या मेरिस्टेम है? बोलो भाई, सबसे आगे रूट केप या मेरिस्टेम? हाँ, रूट केप। ये मेरिस्टेम रूट केप के पीछे है। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। टर्मिनल मतलब सबसे आगे, और सब टर्मिनल मतलब आगे से पीछे। तो सबसे आगे रूट केप है, एंड ड्यू टू द रूट केप, द एपिकल मेरिस्टेम बिकम सब टर्मिनल। ये डर्मेटोजन डाइकोट प्लांट में भी होगा, मोनोकोट प्लांट में भी होगा। ये पेरिब्लेम डाइकोट में भी होगा, मोनोकोट में भी होगा। ये प्लीरोम डाइकोट में भी होगा, मोनोकोट में भी होगा। क्लियर है बात यहां तक? नाउ इन मोनोकोट प्लांट one another histogen is present above to the dermatogen। डर्मेटोजन के आगे एक और हिस्टोजन प्रेजेंट होता है, and this histogen is known as calyptrogen। and this calyptrogen is present in monocot plants। This is usually absent in the dicot, and this calyptrogen leads to the formation of root cape। क्या डाइकोट प्लांट में रूट केप होता है? हाँ भाई, क्या डाइकोट प्लांट की रूट में रूट केप होता है? यस और नो? हाँ होता है। बनाता कौन है? डर्मेटोजन। In dicot plant, calyptrogen is usually absent and root cape is formed by the dermatogen। क्लियर है बात? इधर देखो, how many histogen are present in monocot? हाँ, 4। How many histogen are present in dicot? Histogen which is responsible for root cape formation in dicot, हाँ, the histogen responsible for root cape formation in monocot, हाँ, calyptrogen। ये तो बात हुई मोनोकोट डाइकोट। अब तो क्वेश्चन ये आ गया, रूट के फॉर्मेशन अकर्स बाय, और हिस्टोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट के फॉर्मेशन। ऑप्शन में कैलिप्ट्रोजन है, डर्मेटोजन है, पेरिब्लेम है, प्लीरोम है। क्वेश्चन है द हिस्टोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट के फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म इज डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बोलो भाई, हाँ बेटा जो ऑनलाइन है वो बताइए। बोलो, डर्मेटोजन या कैलिप्ट्रोजन?
करेक्ट आंसर कैलिप्टोजन, because dermatogen, the main function of dermatogen is to form the epidermis, लेकिन कैलिप्टोजन का एक ही फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ रूट केप। तो अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, if no monocot no dicot, then कैलिप्टोजन प्रोड्यूस द रूट केप। ये डायग्राम क्लियर है बेटा सबको? बोलो। अब इसका कंपैरिजन मैं करता हूं एनसीईआरटी के डायग्राम से। एनसीईआरटी में पेज नंबर 85 पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे। देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है दैट इज द डायग्राम ऑफ रूट अपेक्स। इस तरह का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसको स्ट्रक्चर को मार्क किया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम। दिस स्ट्रक्चर इज रूट केप। इधर देख लेना बेटा। यहां अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां तक अपन बात कर लेते हैं इसकी। ये पूरा पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम, ये वाला, ये हो गया रूट केप। एंड रूट केप इज रिच इन गोल्जी बॉडी। रूट केप में गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन secretion. The Golgi body present in the root cape continuously secrete the mucus, and due to the mucus secretion, the root apex becomes slippery. और जब रूट अपेक्स स्लिपरी हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम या ज्यादा? कम हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा देन चांस ऑफ डैमेज, हाँ भाई, चांस ऑफ डैमेज इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, डिक्रीज। सो रूट केप इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी रूट केप दिया हुआ है, हिस्टोजन थ्योरी में भी रूट केप है। दिस रूट केप इज फॉर्म्ड बाय cells, and these cells are known as root cape initial. Root cape initial means a structure which form the root cape, root cape बनाने वाला। और इसी को हेंस्टिन ने हिस्टोजन थ्योरी में इसी के लिए यूज किया गया था, कैलिप्टोजन। ठीक है बेटा? देन the first part, and this part is known as protoderm. Protoderm, this protoderm is responsible for formation of epidermis, मतलब equivalent to dermatogen। यही प्रोटोडर्म बाद में एपिडर्मिस को फॉर्म करेगा। ये वाला पार्ट एपिडर्मिस है, यहां भी ये वाला पार्ट एपिडर्मिस। देन द मिडल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स, एंड इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स फॉर्म द कॉर्टेक्स। यहां पर इसी के लिए यूज किया पेरिब्लेम। इसी के लिए यहां पर क्या यूज किया गया? पेरिब्लेम। सो इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स। देन दिस रीजन इज नोन एज इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। ये वाला जो रीजन है अंदर वाला, इसको टर्म दिया गया इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। एनसीईआरटी में यहां पर लिखा हुआ है इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर। And central cylinder is nothing but steel. स्टील का ही दूसरा नाम सेंट्रल सिलेंडर है। तो प्रोटोडर्म हो गया डर्मेटोजन के इक्विवेलेंट,
इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स हो गया पेरिब्लेम के इक्विवेलेंट, और सेंट्रल सिलेंडर इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर प्लीरोम के इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल और सब टर्मिनल। हाँ बेटा, इस डायग्राम में रूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल और सब टर्मिनल। हाँ, सब टर्मिनल बिकॉज रूट कैप इज प्रेजेंट। क्लियर है बात? बोलो भाई, ये दोनों डायग्राम क्लियर है? याद रखना, हिस्टोजन थ्योरी जो है उसी के सिमिलर डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, केवल टर्म चेंज की गई है। Protoderm equivalent to dermatozoon, initial of cortex equivalent to the periblem, and initial of central cylinder is equivalent to the steel. क्लियर है? ये यहां पर कुछ सेल दिए हुए बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम में यहां पर कुछ सेल दिए हुए हैं, एंड दीज सेल्स आर एक्चुअली द इलोंगेटिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ठीक पाद वाला रीजन जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ये सेल जो है इलोंगेटिक जोन में, और इसके ऊपर मैच्योरेशन, परमानेंट टिश्यू बनने लग जाएगा। एपिडर्मिस हो गया, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स हो गया, और ये वाला पार्ट सेंट्रल सिलेंडर हो गया। इन दोनों डायग्राम में कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए बेटा। सेम डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ लेयर फॉर्मेशन। एपिकल मेरिस्टेम जो है वहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम में ऐसे लेयर का फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसलिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम। हाँ जी, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती बेटा। वहां पर मैंने जनरल स्ट्रक्चर लिखा है प्लांट का, मैंने जब लिखा था तब बोला था कि दिस इज कॉमन फॉर द रूट एंड शूट। ये थ्योरी जब दी गई थी, जब दी थी तब तो रूट और शूट दोनों के लिए दी थी, बाद में ये पता चला कि ये केवल एप्लीकेबल है रूट के लिए। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता। ठीक है, बोलिए। अब यहां पर क्या होता है, इन मोनोकोट a special region is present in between dermatozoon and calyptrozoon। केवल मोनोकोट में, in monocot a special zone is present in between calyptrozoon and dermatozoon, and this zone is known as quiescent center, quiescent dormant, जिसमें सेल डिवीजन या तो नहीं हो रहे या स्लो हो रहे हैं। सो हियर आइदर सेल डिवीजन एब्सेंट और लो रेट ऑफ सेल डिवीजन। एक ऐसा रीजन जहां पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा, क्विसेंट सेंटर। और सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कौन सा फैक्टर है या ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके बाद सेल डिवीजन होगा ही होगा? हाँ, एस फेज। और एस फेज में होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो सेल होती है इनमें या तो डीएनए रेप्लिकेशन होता ही नहीं है या वेरी लो रेट ऑफ सेल डिवीजन, लो रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस वजह से यहां पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, here DNA, RNA and protein are present in low concentration and that's why this cell does not divide। इधर देख लेना बेटा, अब जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही, तो फिर इनका यूज, इफ कैलिप्ट्रोजन गेट डैमेज, अगर बाई चांस किसी भी वजह से कैलिप्ट्रोजन डैमेज हो जाए, इन दैट केस these quiescent center form the calyptrozoon। means quiescent center is responsible for the replenishment of meristematic cell। अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल, अगर कैलिप्ट्रोजन के मेरिस्टेमेटिक सेल डैमेज हो जाए, then quiescent center become active and form the कैलिप्ट्रोजन सेल। क्लियर है बात यहां तक बेटा? क्या रूट के
सब प्लांट में होता है। हाँ भाई, क्या रूट के सारे प्लांट के रूट में होता है? हाँ, यस और नो? नो। कौन से प्लांट्स? हाइड्रोफाइट्स। याद रखना, रूट केप केवल उसी रूट में होगा जो सॉइल में नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। अगर कोई रूट सॉइल में नीचे ग्रो नहीं कर रहा ना, तो उसमें रूट केप नहीं होगा। मींस हाइड्रोफाइट्स। जब हाइड्रोफाइट्स का रूट नीचे जाता है, क्या उसको सॉइल पार्टिकल के साथ फ्रिक्शन होता है? बोलो भाई, थोड़े से एक्टिव हो। हाँ, नहीं होता। और नहीं होता तो वहां पर रूट केप नहीं होता। बट इन हाइड्रोफाइट वन अनदर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज रूट पॉकेट्स। In hydrophyte, in place of root cape, root pockets are present which are responsible for balancing. प्लांट को बैलेंस करने के लिए रूट पॉकेट्स होते हैं। देख लीजिए डायग्राम। बोलो बेटा, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? ग्राउंड मेरिस्टेम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है? नहीं बेटा। बेटा, अगर सॉइल में थोड़ा बहुत भी नीचे जा रहा है तो उसमें रूट केप होगा और वहां पर कैलिप्टोजन आएगा, अगर मोनोकोट है तो। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम. After root apical meristem, the second theory, that is for the shoot apical meristem. यहां तक बोलो बेटा, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? हेमेटोफोर जब तक सोयल से बाहर नहीं आएगा तब तक हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होंगे। इन जनरल नहीं। अगर अपन इन जनरल बात करें तो नहीं होंगे। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? देन नेक्स्ट इज द second theory, and this theory is known as Tunica corpus theory. Theory was given by Schmidt, and this theory is applicable for नेक्स्ट थ्योरी। यहां हम पूरी तरह से अब एनसीईआरटी से बाहर हैं बेटा। ये जो हिस्टोजन थ्योरी है वो आपके एनसीईआरटी से इक्विवेलेंट थी, दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। एंड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। इधर देख लो बेटा थोड़ी देर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, there are two different type of division. One is anticlinal division, AD, anticlinal division, also known as perpendicular division. And whenever anticlinal division occur, number of layer remain constant. मतलब अगर एक लेयर है तो एक ही रहेगा, दो हैं तो दो ही रहेंगे, तीन हैं तो तीन ही रहेंगे। In anticlinal division, number of cell within a layer increases. एक ही लेयर में अगर हमें नंबर ऑफ सेल बढ़ाना है तो एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंड दिस एंटीक्लाइनल डिवीजन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडर्मिस फॉर्मेशन। तो एपिडर्मिस कितना लेयर्ड? सिंगल लेयर और मल्टी लेयर्ड। ट्यूनिका शो ओनली एंटीक्लाइनल डिवीजन, केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, तो एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होगा। कॉर्पस
कॉर्पस शो द डिवीजन इन ऑल पॉसिबल प्लेन, जैसे भी सेल डिवाइड कर सकता है, मेनली पेरिक्लाइनल डिवीजन. पेरिक्लाइनल डिवीजन मींस अ डिवीजन which increases the number of layers. अगर नंबर ऑफ लेयर बढ़ाने तो पेरिक्लाइनल डिवीजन, और अगर विद इन अ लेयर नंबर ऑफ सेल बढ़ाना है तो एंटीक्लाइनल डिवीजन. ये कई जगह आपके यूज आता है बेटा. एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन आपके जो लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना आप एंजियोस्पर्म में, वहां भी यूज आता है. एंटीक्लाइनल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे विद इन द लेयर, पेरिक्लाइनल डिवीजन से नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ेंगे. तो यहां पर केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन, यहां पर मोस्टली पेरिक्लाइनल डिवीजन. ट्यूनिका एंटीक्लाइनली डिवाइड एंड फॉर्म द एपिडर्मिस. कॉर्पस डिवाइड इन पेरिक्लाइनल डिवीजन. आफ्टर सम टाइम एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड फॉर्म द इंटरनल प्लांट बॉडी. और ये दोनों के दोनों, ट्यूनिका और कॉर्पस, शूट एपिकल मेरिस्टेम के दो पार्ट. इधर देखो बेटा, ये शर्ट आउटर मोस्ट कवर है, और ये जो शर्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूनिका. इसके अंदर की तरफ जितने भी कपड़े मैंने पहने हुए हैं दैट इज इंटरनल प्लांट बॉडी एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्पस. क्लियर है बात? समटाइम ट्यूनिका इज मल्टी लेयर्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा लेयर में एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाते हैं, और जब एक से ज्यादा लेयर में एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे तो उन सारे लेयर्स को हम कंबाइंडली बोलेंगे ट्यूनिका. इन दैट केस outermost layer of tunica form the epidermis and inner layer form the internal plant body. क्लियर है बात यहां तक बेटा? केवल इतना सा याद रखना है, ट्यूनिका फॉर्म द एपिडर्मिस, कॉर्पस फॉर्म द इंटरनल प्लांट बॉडी. याद रह जाएगा बेटा? कॉर्पस मल्टी लेयर्ड. ट्यूनिका प्रोटेक्शन नहीं करेगी भाई, ट्यूनिका तो मेरिस्टेम है. इस मेरिस्टेम के सेल डिवाइड होंगे, जब डिवाइड होंगे तो जो नए सेल बने वो सेल एपिडर्मिस बनाएंगे और एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करेगा. ट्यूनिका प्रोटेक्ट नहीं करेगी बेटा. ट्यूनिका तो केवल इतने से पार्ट में बेटा, जबकि अगर अपन देखें तो प्लांट तो इतना बड़ा हो चुका है, तो यहां पर इस पूरे पार्ट में एपिडर्मिस. क्लियर है बात यहां तक बेटा? एक छोटा सा पॉइंट यहां पर अपने मॉड्यूल में नोट डाउन कर लीजिए. एंटीक्लाइनल डिवीजन. एंटीक्लाइनल डिवीजन क्यूसेंट सेंटर एंड कैलिप्टोजन यूजुअली इन मोनोकोट. हाँ, यहां पर एंटीक्लाइनल डिवीजन इसमें लिखो, परपेंडिकुलर डिवीजन, परपेंडिकुलर डिवीजन, number of cell increases, number of cell increases, but number of layer remain constant. Number of layers remain constant. Second point लिखो, पेरिक्लाइनल डिवीजन, PD, पेरिक्लाइनल डिवीजन, number of layer increases. क्लियर है बात यहां तक बेटा? So that is the root and the shoot apical meristem. Now shoot apical meristem that is of two type. अगर हम देखें तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट में दो तरह का ग्रोथ होता है बेटा. एक होता है वेजिटेटिव ग्रोथ और एक होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फ्लावरिंग आ रही है बेटा, कौन सी ग्रोथ? हाँ भाई, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर और अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव. हाँ, रिप्रोडक्टिव. और प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहा, प्लांट में केवल और केवल लीफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्टेम बढ़ता जा रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ. And here the shoot apex two type. One is vegetative shoot apex and another is reproductive shoot apex. Next theory is cytohistological zonation theory. इस थ्योरी का कुछ पार्ट आपके प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में
और कुछ पार्ट आपके 12th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरी इज द साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। And this is for the shoot apex. First, vegetative shoot apex. और ये जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स होता है, इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसके दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज समिट एंड सेकेंड पार्ट इज फ्लैंक। समिट, S for slow, F for fast. Slow division part of apical meristem is known as summit, and fast dividing part or rapidly dividing part, that is known as flank. अगर हम यहां देखें तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर, दिस इज शूट अपेक्स। यहां पर मेरिस्टेम, दिस पार्ट इज नॉन एज समिट। यहां पर भी मेरिस्टेम होगा, दिस इज फ्लैंक। समिट स्लो डिवीजन करेगा, फ्लैंक फास्ट डिवीजन करेगा। और जब फास्ट डिवीजन होंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ड नहीं है बेटा ये, इसको बोलते हैं हम लीफ प्राइमोर्डिया। एंड दिस लीफ प्राइमोर्डिया लेटर ऑन फॉर्म द लीफ। यही लीफ प्राइमोर्डिया ग्रो करके लीफ बना लेगा। ठीक है बेटा? तो फ्लैंक रीजन में रैपिड डिवीजन होते हैं और रैपिड डिवीजन से लगातार लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता रहता है। दैट इज फॉर द वेजिटेटिव शूट अपेक्स। बट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, दिस वेजिटेटिव शूट अपेक्स गेट कन्वर्टेड इन रिप्रोडक्टिव अपेक्स। शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इन फ्लोरल मेरिस्टेम। कौन कन्वर्ट करेगा? हाँ भाई, शूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लावरिंग के टाइम पर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्जन एक हार्मोन करता है, और उस हार्मोन का नाम फ्लोरिजन। एक एक्सटर्नल फैक्टर भी करता है, लाइट का कौन सा फैक्टर? हाँ भाई, लाइट का कौन सा फैक्टर? इंटेंसिटी, वेवलेंथ और ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन। अरे भाई, फिजियोलॉजी में पढ़ा है तुमने, फोटो पीरियड पढ़ा है ना? तो वो फोटो पीरियड इफेक्ट करता है। एंड ड्यू टू द फोटो पीरियड एंड फ्लोरिजन, the shoot apical meristem get converted in floral meristem, and vegetative shoot apex get converted in reproductive shoot apex. Second is reproductive shoot apex. And in case of reproductive shoot apex, in summit, rate of division increases, and in flank, rate of division decreases. इधर देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है बेटा सबको? क्लियर है बात? यही डायग्राम कन्वर्ट हो जाता है यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर में। ये हो गया रिप्रोडक्टिव अपेक्स, ये वेजिटेटिव अपेक्स, ये हो गया रिप्रोडक्टिव अपेक्स। और यहां पर
पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा? हाँ भाई, समिट और फ्लैंक। हाँ, और ये वाला पार्ट फ्लैंक। बाहर की तरफ फ्लैंक है, अंदर की तरफ समिट है। और फ्लावर में सबसे बाहर कौन? फ्लावर में सबसे बाहर कौन? सेपल। सेपल के अंदर, हाँ, सेपल एंड पेटल्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्लैंक, बाहर वाला पार्ट। ठीक है बेटा। अंदर और कौन? हाँ भाई, पेटल के अंदर कौन? अरे बोलो। स्टेमन और एंड्रोशियम। और सबसे अंदर वो बनेगा इनसे। शुरू में फ्लावर इस तरह से बंद होता है बेटा, बोलो। सबसे बाहर सेपल है, पूरी तरह से क्लोज कर रहा है, उसके अंदर की तरफ पेटल। अब क्या होगा? जो फ्लैंक रीजन है, मतलब बाहर वाला रीजन है, उसमें ग्रोथ धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम में ग्रोथ बढ़ती जाएगी। फ्लावर ऐसे ओपन होगा, और जब ऐसे ओपन होगा तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक्सपोज होंगे, या कंप्लीटली अंदर की तरफ ही रहेंगे? हाँ, एक्सपोज। सो हियर summit rate of division increases so that the androecium and gynoecium formation takes place and it get exposed, while flank leads to the formation of calyx and corolla. Flanks leads to the formation of calyx and corolla, और ये धीरे धीरे ग्रो कम होने लगते हैं। क्लियर है बात यहां तक बेटा? अब यहां अगर हम देखें तो क्या हुआ? द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इन floral meristem, and this phenomena is induced by the florism and by the photoperiod. ये पॉइंट याद रखना है। इस थ्योरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। सेकंड पॉइंट, दैट इज अ टर्म प्लास्टोक्रोन। प्लास्टोक्रोन, प्लास्टोक्रोन इज द टाइम इंटरवल in between formation of two successive leaf primordia. दो पॉइंट आपको इस थ्योरी में याद रखने हैं बेटा। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, सेम गेट कन्वर्टेड इन फ्लोरल मेरिस्टेम ड्यू टू द फ्लोरिजन एंड द फोटो पीरियड। दूसरा पॉइंट, प्लास्टोक्रोन। प्लास्टोक्रोन इज द टाइम इंटरवल इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ टू लीफ प्रिमोल्डिया। इधर देखो बेटा, ये हमारा शूट, this is the first leaf primordia, this is second leaf primordia, this is third leaf primordia, and this is the fourth leaf primordia. ठीक है, ये वाला लीफ प्रीमोल्डिया ये ओरिजिनेट हुआ या बना 6 AM पे। दूसरा वाला लीफ प्रीमोल्डिया 11 AM पे बना। रैंडम लिख रहा हूं बेटा। तीसरा वाला लीफ प्रीमोल्डिया 7 PM पे बना। फोर्थ वाला लीफ प्रीमोल्डिया 5 AM पे बना। ठीक, अब प्लास्टोक्रोन क्या है? इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितने देर? 6 AM to 11 AM, हाँ, 5 hour, ये प्लास्टोक्रोन कहलाएगा। इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, हाँ, 8 hours, ये प्लास्टोक्रोन कहलाएगा। इन दोनों के बीच का 10 hours, ये प्लास्टोक्रोन है। लेकिन ये मत कर देना कि इसके और इसके बीच का टाइम इंटरवल ये प्लास्टोक्रोन नहीं है बेटा, सक्सेसिव लीफ प्रीमोल्डिया के बीच का। अब क्या आप इसमें कोई कोरिलेशन निकाल सकते हो डिवीजन में और प्लास्टोक्रोन में? हाँ भाई, कोई कोरिलेशन? अगर प्लास्टोक्रोन कम है तो लीफ धीरे धीरे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं? हाँ भाई, प्लास्टोक्रोन कम, लीफ का फॉर्मेशन स्लो और फास्ट? हाँ,
फास्ट। और जब फास्ट लीफ बन रहे इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा है। तो अगर प्लास्टोक्रोन ज्यादा है तो यूजुअली रेट ऑफ डिवीजन कम होगा, और प्लास्टोक्रोन अगर कम है तो रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होगा। इन जनरल बोल रहे बेटा। अब यहां पर आपके 12th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्लावर फॉर्मेशन, the events related to the flower formation started much earlier than the actual flower appearance or actual appearance of flower। कि जब आपको फ्लावर बड दिखाई देता है ना, उससे तो काफी पहले फ्लावर फॉर्मेशन के इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेज जो अपना फर्स्ट पेज है उसके पीछे की तरफ वाले पेज पर लास्ट में दिया हुआ है ये, the events related to the flower formation started much earlier than the actual appearance of flower। In this, shoot apical meristem get converted in floral meristem, and floral meristem form the floral primordia, which later on form the flower and inflorescence। याद रखना, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम से बनेगा फ्लोरल प्रीमोल्डिया, और उसी से फिर बाद में बनेंगे इनफ्लोरोसेंस एंड फ्लावर्स। क्लियर है बात, समझ में आया यहां तक? इस पूरे में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? बोलो। सो दैट इज द साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। ये अच्छी तरह से याद रखना, इसको मत भूलना बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, रूट एपिकल मेरिस्टेम के डायग्राम में जो सेल थे वो इलोंगेटिंग सेल है बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम शूट एपिकल मेरिस्टेम का एनसीईआरटी वाला डायग्राम लेते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो अब हम बात करेंगे। हाँ बेटा, अब इधर देख लीजिए, लास्ट में बेटा बातें नहीं। दिस रीजन इज द shoot apical meristem, and shoot apical meristem is present at the distant most region of stem axis। प्लांट में जो स्टेम एक्सिस होती है उस स्टेम एक्सिस के सबसे आगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे आप देखिए, ये स्टेम एक्सिस है, और इस स्टेम एक्सिस में यहां पर ये वाला जो पार्ट है दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या इससे ऊपर कोई और पार्ट है? बोलो। तो इसी के लिए एनसीईआरटी में यूज किया गया है डिस्टेंट मोस्ट, सबसे दूर वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, टर्मिनल और सब टर्मिनल? हाँ पक्का। देन द लीफ प्रीमोल्डिया, ये एक लीफ प्रीमोल्डिया है, ये दूसरा लीफ प्रीमोल्डिया है, टू लीफ प्रीमोल्डिया। ये टू लीफ प्रीमोल्डिया इस तरह से इसके ऊपर आते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रोटेक्टेड बाय शूट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रोटेक्टेड बाय शूट केप और लीफ प्रीमोल्डिया। हाँ, लीफ प्रीमोल्डिया।
अब आप मुझे ये बताइए, शूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन टर्मिनल और सब टर्मिनल। हाँ भाई, शूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन टर्मिनल और सब टर्मिनल है, तो टर्मिनल ही भाई। ये तो क्या है, जो लीफ प्रिमोल्डिया है ना, ये ओवर ग्रो कर गए, इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, इस वजह से इन्होंने क्या किया, शूट एपिकल मेरिस्टेम को कवर कर लिया। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस, that is shoot apical meristem, and this structure is protected by the leaf primordia. Then when plant is growing, then vascular tissue are formed. This structure is known as differentiating vascular tissue. Means this part later on form the xylem and phloem. जो जाइलम और फ्लोएम बनेंगे वो इसी पार्ट से बनेंगे. This part is known as auxiliary bud. ध्यान से सुनना बेटा अब जो मैं बोल रहा हूं. During stem elongation and leaf primordia formation, the shoot apical meristem, some cell of shoot apical meristem left behind, and these left behind cells are known as auxiliary bud. मतलब ये auxiliary bud जो है ना, जहां जहां से भी लीफ प्रीमोल्डिया निकल रहा है, जहां भी लीफ प्रीमोल्डिया निकल रहा है, वहां पर एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल पीछे रह जाते हैं, और इन्हीं पीछे रह जाने वाले सेल को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बड. ठीक है, these are the left behind cell of apical meristem, and this auxiliary bud is present at the axil of leaf. लीफ का एक्सिस इधर देखो बेटा, ये वाला पूरा पार्ट नोड, और इस नोड पर आ रहा है ये लीफ, और लीफ के एक्सिस में ये एक्सिस, और यहां एक्सिस में होगा ऑक्सिलरी बड, एंड दिस ऑक्सिलरी बड लेटर ऑन फॉर्म द ब्रांच एंड फ्लावर. आप देख लेना, अब आपके आसपास जो भी प्लांट हो, जो ब्रांचेस निकल रही होती है ना, वो हमेशा लीफ के एक्सिस से ही निकलता है, क्योंकि लीफ के एक्सिल में होता है ऑक्सिलरी बड, और यही ऑक्सिलरी बड ब्रांच और फ्लावर का फॉर्मेशन करता है. क्लियर है बात यहां तक बेटा? ऑक्सिलरी बड समझ में आया बेटा? याद रखना, ऑक्सिलरी बड इज नथिंग बट द लेफ्ट बिहाइंड सेल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये ऑक्सिलरी बड हमेशा लीफ के एक्सिस में प्रेजेंट होगा. अब क्वेश्चन, लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन नोड, सेकंड ऑप्शन इंटरनोड, थर्ड ऑप्शन शूट एपिकल मेरिस्टेम, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सिलरी बड. हाँ भाई, लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, दो ऑप्शन में हटा देता हूं आपके लिए, एक ऑप्शन है नोड और एक ऑप्शन है शूट एपिकल मेरिस्टेम. हाँ भाई, लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नोड और शूट एपिकल मेरिस्टेम. हाँ, एक बताओ बेटा, दो नहीं, एक बताओ आप. तो नोड वाले कितने हैं? रेज योर हैंड. अच्छा खासा नंबर है. और शूट एपिकल मेरिस्टेम, अब दोनों में हाथ मत खड़े करना भाई. हाँ, शूट एपिकल मेरिस्टेम, बस इतने से ही. Leaf is originated from shoot apical meristem in form of leaf primordia. Leaf is originated from shoot apical meristem in form of leaf primordia. First thing. Second, leaf is present at node. Leaf का पोजीशन नोड है. ठीक है बेटा? एंड थर्ड थिंग, लीफ का कोई कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए. यूनिक कैरेक्टर. स्टोमेटा तो बहुत सारे प्लांट ऐसे जिनमें स्टोमेटा होता ही नहीं है. कई सारे लीफ ऐसे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते.
Auxiliary bud is present at the axis. Remember, leaf is originated from 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर बेटा, अच्छी तरह याद रखना. पहला, leaf is originated from shoot apical meristem. दूसरा, leaf is present at node. और तीसरा, auxiliary bud is present at the axil of leaf. हमेशा याद रहे, at the axis of leaf auxiliary bud is present. अगर auxiliary bud नहीं है, अगर ऑक्सिलरी बड नहीं है तो स्ट्रक्चर चाहे जैसा हो वो लीफ नहीं है, चाहे वो लीफ जैसा दिखाई दे जाए आपको. बेल पत्र देखा है बेटा? एक बेल पत्र में कितने लीफ? हाँ, 3 नहीं होते, वो तीनों मिलाकर एक लीफ है. कंपाउंड लीफ कहते हैं उसको. लीफ के एक्सिस में हमेशा ऑक्सिलरी बड होगा. क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो बेटा, ऑक्सिलरी बड समझ में आया? शूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन समझ में आई? हाँ भाई, शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल और सब टर्मिनल. हाँ, शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल सब टर्मिनल. हाँ, टर्मिनल. रूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल और सब टर्मिनल. हाँ, सब टर्मिनल. रूट केप इज टर्मिनल और सब टर्मिनल. रूट केप टर्मिनल और सब टर्मिनल. हाँ, रूट केप इज प्रेजेंट इन ऑल रूट. ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स. हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में रूट केप नहीं होता. क्या कोई ऐसा मेरिस्टेम है जो मेरिस्टेम तो प्राइमरी है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ करता है? हाँ भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. हाँ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. याद है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. हाँ, इंटरकैलरी प्राइमरी और सेकेंडरी. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी सेकेंडरी. इंट्राफेसिकुलर, हाँ, प्राइमरी. फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम इन रूट. कॉर्क कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी. कॉर्क कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी. क्लियर है बात? अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू. नाउ these meristematic tissue get converted in permanent tissue, and during the permanent tissue formation, first of all, this is a cell, and this cell divide and form the two daughter cell. Two daughter cell are formed. Out of these two daughter cell, one daughter cell remain meristematic, while the another cell show the elongation, and by the process of elongation the size of cell increases. Now in this cell, structural and functional specialization occur. The term used to define structural and functional specialization is undifferentiation, dedifferentiation, differentiation. Huh? Differentiation. So structural and functional specialization leads to the formation of mature cell, and these mature cell later on form the permanent tissue. NCERT page number 85. Last statement. Following division in meristem. ये meristematic cell बेटा. This is the meristematic cell. Following division in meristem, cell formed. ये cell बने. Cell formed are structurally and functionally specialized. ये structural and functional specialization. Cell formed
structurally and functionally specialized to form the mature cell, and these mature cell later on form the permanent tissue. क्लियर है बात? तो अल्टीमेटली इस तरह से मैरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना. ठीक है बेटा, ये ग्रोथ कौन सी ग्रोथ कहलाती है? अर्थमेटिक और लॉगरिथमिक. अर्थमेटिक ग्रोथ, एक सेल डिवाइड करेगा, दूसरा सेल परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लांट में ग्रोथ यूजुअली अर्थमेटिक, वो ये है. यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द परमानेंट टिश्यू. एंड इन परमानेंट टिश्यू no cell division. The cells in permanent tissue does not divide because they are either present in the permanently G0 phase or temporarily in G0 phase. एक फेज होता है भाई सेल डिवीजन में, G0. ठीक है बेटा, कई बार से क्या होता है कि सेल जो होता है सेल साइकिल से परमानेंटली एग्जिट कर जाता है, मतलब वो दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं करता. और कभी कभी क्या होता है कि सेल साइकिल से वो कुछ टाइम के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वापस से सेल साइकिल में एंटर कर जाता है, टेम्पररली आउट फ्रॉम द सेल साइकिल. तो कंप्लीट परमानेंट G0 फेज और टेम्पररली, यहां पर दो टर्म आती है, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल, और दोनों कंडीशन यहां पर पॉसिबल है. कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे होते हैं जो जिंदगी में दोबारा कभी डिवाइड नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी आने पर डिवाइड कर सकते हैं. सो नो सेल डिवीजन. सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक फंक्शंस. दे मे बी आइदर लिविंग और दे मे बी डेड. इन प्लांट dead tissues are also present. Animals में in general cell death and cell destruction both are same. Animal के केस में क्या होता है, जो सेल मर जाता है कुछ टाइम के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन प्लांट में सेल डेथ एंड सेल डिस्ट्रक्शन टू डिफरेंट मेथड. प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डेड होते हैं, मतलब कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जिनके लिए सेल का शहीद होना जरूरी होता है. There are certain functions which are efficiently performed only and only by the dead cell. कोई फंक्शन बता सकते हो जो एफिशिएंटली डेड सेल परफॉर्म करते हैं? हाँ, सैप कंडक्शन. Conduction of water and mineral by the xylem tissue that are more efficiently performed by the dead tissue. तो प्लांट में डेड टिश्यू भी होते हैं. Now there are two different type of permanent tissue, mainly two type. First type that are known as simple permanent tissue, and second that are known as complex permanent tissue. Two type of permanent tissue, simple permanent and the complex permanent. Simple, they are made up of only one type of cell. ये जो होंगे किसी एक पर्टिकुलर सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल होंगे वो सारे के सारे एक जैसे. जो अपन ट्रेडिशनली टिश्यू की डेफिनेशन देते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, वो आपके सिंपल के लिए सही है. ये एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज होमोजीनस. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ more than one type of cell. ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के सेल होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट मींस दे आर heterogeneous. homogeneous and the heterogeneous.
क्लियर है बात यहां तक? सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के, फर्स्ट इज पैरेनकाइमा, सेकंड इज कॉलेनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. Complex permanent tissue, two types, xylem and the phloem. ये डायग्राम समझ में आया बेटा? ये बताओ, क्लियर है डायग्राम बेटा? अब हम बात करेंगे सिंपल की. यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा. शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन समझ में आया? टर्मिनल, ऑक्सिलरी वर्ड, now parenchyma. If we'll talk about the parenchyma, parenchyma is considered as primitive plant tissue. This is considered as primitive plant tissue. Reason, सबसे पहले इवॉल्व हुआ, और जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ, सबसे पहले, वो प्रिमिटिव. अब इसको हमने कि कैसे माना कि सबसे पहले इवॉल्व हुआ? क्या जब ये इवॉल्व हुआ उस समय तुम थे? क्या मैं था? सही पहचान लिया बेटा तुमने, मेरी एज को सही पहचान लिया तुमने, पहली बार पहचाना है. हाँ, उससे थोड़ा सा नया हूं बेटा, इतना पुराना नहीं हूं. तो मैं भी नहीं था, और जिन साइंटिस्ट ने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दिया वे भी नहीं थे. तो फिर ये क्यों माना कि ये सबसे पुराना? बिकॉज एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा बेटा, ऐसी हरकतें नहीं. तुम्हारी क्लास की बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड बैच है. पहले सुन चुका हूं मैं ये चीज. ठीक है, भट्टी सर पढ़ा के गए ना आपको इससे पहले? हाँ, तो अच्छी तरह से, अच्छे दोस्त है मेरे. इधर देखो. हाँ, चुप रहो बेटा. तो इसको प्रिमिटिव माना बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू लेवल प्लांट. जो सबसे पुराना टिश्यू लेवल प्लांट है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला गया प्रिमिटिव प्लांट टिश्यू. और सबसे पुराना टिश्यू लेवल प्लांट, टिश्यू लेवल प्लांट सबसे पहला ब्रायोटेरिडो जिम्नो एनजियो. तो ब्रायो में ये टिश्यू ऑब्जर्व हुआ, इसलिए प्रिमिटिव. Body of bryophyte is mainly made up of, or body of bryophyte is exclusively made up of parenchyma. Primitive plant tissue because this is the first evolved tissue, and this is present in most primitive tissue level plant. Means bryophyta. Second thing, this tissue is considered as fundamental plant tissue. This tissue is also known as fundamental plant tissue. Reason, all different plant tissue, जितने भी प्लांट में परमानेंट टिश्यू होते हैं, they are evolved from the parenchyma. That's why it's known as fundamental plant tissue. Different plant tissue
evolved from it. And second, this is considered as fundamental because this form or this is present in all different plant organs, form the major bulk of plant organs. मतलब जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उन प्लांट ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा ही बनाता है, इसलिए इसको बोला गया फंडामेंटल प्लांट टिश्यू. देन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल टिश्यू. also considered as universal plant tissue. यूनिवर्सल मतलब जो सब में हो. यूनिवर्सल क्यों का? फर्स्ट रीजन, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू लेवल प्लांट. जितने भी टिश्यू लेवल प्लांट हैं, चाहे ब्रायो ले लो, टेरिडो ले लो, जिम्नो ले लो, एनजीओ ले लो, जितने भी टिश्यू लेवल प्लांट है सारे के सारे टिश्यू लेवल प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए यूनिवर्सल का. सेकेंड थिंग, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स. जो प्लांट ऑर्गन्स है, रूट है, शूट है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, कोई सा भी प्लांट ऑर्गन ले लो, सारे के सारे प्लांट ऑर्गन में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा. कोई सा भी ले लो आप. जैसे मैं बात करूं इस शूट की, इधर देख लेना बेटा. अब शूट में एपिडर्मिस पैरेन्काइमा का, हाइपोडर्मिस में पैरेन्काइमा कभी भी नहीं. जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पेरिसाइकल यूजुअली पैरेन्काइमेटस, पिथ पैरेन्काइमा. तो केवल और केवल हाइपोडर्मिस हटा दो, वैस्कुलर टिश्यू हटा दो, बाकी पूरा स्टेम पैरेन्काइमा. रूट में केवल वैस्कुलर बंडल हटा दो, बाकी पूरा रूट पैरेन्काइमा. फ्लावर का मेजर पार्ट पैरेन्काइमा, फ्रूट का मेजर पार्ट पैरेन्काइमा. तो सारे प्लांट ऑर्गन में है और सब में मेजर बल्क बना रहा है, ज्यादातर पार्ट पैरेन्काइमा ही बनाता है. तो सारे ऑर्गन में होने की वजह से इसको बोला गया यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, thin cell wall. But this thin cell wall is primary cell wall as well as सेकेंडरी सेल वॉल. ये जो सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल भी होगा और सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा, दोनों होंगे यहां पर, लेकिन दोनों के दोनों थिन होंगे. दिस थिन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. मेनली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. देन सेकेंड थिंग, वैक्यूल वेरी वेल डेवलप्ड. ये जो होते हैं इनमें वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और बहुत ज्यादा डेवलप होता है. और वैक्यूल ज्यादा डेवलप है तो इसका मेन फंक्शन, हाँ, स्टोरेज. पैरेन्काइमा इज इन्वॉल्वड इन द, मेनली इन्वॉल्वड इन द स्टोरेज, एंड दैट्स व्हाई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट. Another thing that if we'll talk about the parenchyma is either compact tissue or sometime small intercellular space are present. या तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होंगे ही नहीं, और अगर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे तो वो छोटे छोटे होंगे. कुछ केसेस जैसे भी है जब बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस है, जैसे एयर चेंबर. एयर चेंबर किसमें? तो हाइड्रोफाइट में जो एयर चेंबर होते हैं वो एक तरह का पैरेन्काइमा होता है, लेकिन वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़े बड़े. लेकिन इन जनरल या तो कॉम्पैक्ट या फिर
small intercellular space are present. Then the parenchyma it form the present in the fruit pulp, mainly made up of parenchyma. जो फ्रूट का फ्लैशी पार्ट होता है, that fleshy part is mainly made up of parenchyma. ठीक है बेटा. इसी तरह से फ्लावर का मेनली पार्ट parenchyma, लीफ का मेन पार्ट parenchyma. हाँ हाँ बेटा, हाँ बोल. स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, जब स्क्लेरिड आएगी तब बताता, खैर पूछ लिया कोई बात नहीं. स्क्लेरिड, स्क्लेरिड्स आर कॉमनली फाउंड इन द पल्प ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा. लेकिन वहां भी ज्यादा पार्ट जो होगा वो पैरेनकाइमा होगा. रिमेंबर, pulp of pear, guava and sapota mainly made up of parenchyma, but sclerids are abundantly present. ज्यादा पार्ट वहां भी पैरेनकाइमा का ही है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा पार्ट स्क्लेरेनकाइमा का भी आ गया. ठीक है बेटा. चलिए, शेप ओवल शेप और spherical, sometime it may be elongated or sometime it may be polygonal. Polygonal इस तरह का शेप हो सकता है. ठीक है बेटा. अगर हम यहां देखें तो हेक्सागन जैसा हो सकता है, हेप्टागन जैसा हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है. इन सब शेप को हम बोलते हैं पॉलीगोनल. देन द टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा, and if we'll talk about the types of parenchyma, first type of parenchyma is known as prosenchyma. ये ज्यादातर चीजें अपने एनसीईआरटी से थी. ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन डिस्क्राइब किया हुआ है. एनसीईआरटी में आपके जहां रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पर एक लाइन दी हुई है कि रूट पेरिसाइकल इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा. root pericycle is made up of thick walled parenchyma, and that thick walled parenchyma is prosenchyma. Elongated, pointed end cell, thick walled, and this thick walled parenchyma, that is known as prosenchyma, and it is present in root pericycle. रूट का पेरिसाइकल थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा से बनता है और उसी का नाम होता है प्रोसेनकाइमा. सेकंड, एरनकाइमा, इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि इन हाइड्रोफाइट्स large intercellular space are present, and large intercellular space containing parenchyma, एरनकाइमा. यहां पर इस तरह से ये, और ये चेंबर जो बना दैट इज नॉन एज एयर चेंबर. काम क्या करेगा? इट प्रोवाइड बायोन्सी टू द हाइड्रोफाइट्स प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स. थर्ड इज stellate parenchyma, and this stellate parenchyma, it is star shape, and this is present in leaf base of banana. हाँ बेटा,
क्या बनाना में ट्रू स्टेम होता है? हाँ, क्या बनाना में ट्रू स्टेम होता है? यस और नो? पक्का? पक्का नहीं होता? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या बनाना में ट्रू स्टेम होता है? यस और नो? यस। भाई मैंने ये थोड़ा ही पूछा है कि एरियल और अंडरग्राउंड। बनाना में ट्रू स्टेम होता है एंड दैट इज अंडरग्राउंड, एंड दैट अंडरग्राउंड ट्रू स्टेम इज नोन एज राइजोम। बनाना में केवल एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता एंड दैट इज द सीड। सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इन बनाना। ठीक है बेटा, स्टेम होता है लेकिन अंडरग्राउंड होता है। बाहर जो आपको दिखाई देता है, बाहर जो मोटा सा दिखाई देता है ना, that is pseudostem and that is the leaf base. Leaf base of banana is made up of stellate parenchyma. मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इतना याद नहीं करना, केवल इतना सा याद रखना है, stellate parenchyma is present in leaf base of parenchyma. Then chlorenchyma, नाम देखो, chlorenchyma, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेनकाइमा। और जब क्लोरोफिल होगा तो क्या काम करेगा? हाँ, फोटोसिंथेसिस। और क्लोरेनकाइमा प्लांट में किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा? हाँ, लीफ में। क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमा, and this is mainly present in the leaf mesophyll. Function photosynthesis. क्लियर है बेटा? 2 मिनट और लूंगा बेटा। हाँ भाई, ये 2 मिनट जब तक आप बात करोगे हंसोगे, वो उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट, दैट इज mucilaginous parenchyma, and this mucilaginous parenchyma, this is present in succulent xerophytes. succulent xerophyte, कोई एग्जांपल? कैक्टस, ओपनशिया। और ये क्या करते हैं? ये जो सकुलेंट जीरोफाइट होते हैं, दे स्टोर द वाटर। हाँ, एलोवेरा भी है, बिल्कुल सही है। और ये जो वाटर का स्टोरेज होता है, दैट वाटर इज स्टोर्ड इन म्यूसिलेजिनस पैरेनकाइमा। दे आर इन्वॉल्व इन द वाटर स्टोरेज। ठीक है बेटा? एक और तरह का पैरेनकाइमेटा सेल होता है, दैट इज नॉन एज इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट, these are the waste material storing cells. ये ऐसे सेल होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। जो भी अर्गेस्टिक सबस्टांसेज है या वेस्ट मटेरियल है, उनका स्टोरेज जिन सेल में होगा, उन सेल को बोलेंगे हम इडियोब्लास्ट। ये भी पैरेनकाइमेटस सेल है। इनमें लार्ज वैक्यूल होगा जिसमें मटेरियल स्टोर होगा। अब बात आई फंक्शन, एंड फंक्शन आर 3S। पहला एस स्टोरेज। ये स्टोरेज किसी भी चीज का हो सकता है बेटा। फूड का स्टोरेज हो सकता है, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज हो सकता है, वाटर का स्टोरेज हो सकता है। सेकंड, सिंथेसिस। डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एंड थर्ड इज सिक्रीशन। इन तीनों को इसी फॉर्म में याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है। तीनों में से एक सेलेक्ट करना हो, स्टोरेज। क्लियर है बात? इस पूरे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, जो ऑनलाइन है उन्हें इसमें कोई कंफ्यूजन?
हाँ बेटा, ऑक्सिलरी बड से फ्लावर निकल सकता है। हाँ जी। हाँ हाँ, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बेटा, एक मिनट बातें नहीं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो पेरेन्काइमा होगा उनके सेल ऑलमोस्ट एक जैसे शेप के, एक जैसे साइज के होंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर। अलग अलग जगह सेल वेरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और बोलिए बेटा। प्रोजेनकाइमा इस शेप का होगा, ये शेप है। ठीक है, इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड सेल्स। और कोई भाई? बेटा एक मिनट, बातें नहीं। हाँ जी। अलाइव सेल होती है, लिविंग सेल होती है बेटा ज्यादातर। हाँ बोलो। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है पेज नंबर 85 पर। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। ये स्टेम एक्सिस और ये स्टेम एक्सिस का सबसे दूर वाला पार्ट, डिस्टेंट मोस्ट, सबसे दूर। याद रखो, टिप जो होता है उसको डिस्टल पार्ट बोलते हैं, बेस जो होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो ये टिप है, सबसे ऊपर है, डिस्टेंट मोस्ट। क्लियर है बात? प्रतिज्ञा के लिए खड़े होंगे बेटा। हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि